नाजरीन, आज रुपया पैसा की इस स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बजट पेश किया जाएगा, उसमें आप ये देखेंगे कि हुकूमत ने क्या क्या इक़दाम लिए हैं ताकि मईशत को ठीक किया जा सके। ऑप्शन कम होने के बावजूद हुकूमत की भरपूर कोशिश होगी कि ऐसा बजट पेश करें जो पीपल फ्रेंडली हो, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन आने वाला है। दूसरा ये है कि ये दबाव तो अपनी जगह है कि बजट पीपल फ्रेंडली हो, लेकिन इससे ज़्यादा दबाव एक और भी है, और वो है कि बजट कंफॉर्म करे इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रिंसिपल्स के साथ, जो बैनुल-अक़वामी इदारों ने हमें कहा है। उसमें हमें अपना बजट खसारा भी काबू में रखना पड़ेगा, महसूलात को भी देखना पड़ेगा, मामलात को भी देखना पड़ेगा, और अवाम के ऊपर किए जाने वाले बराह रास्त अखराजात पर भी देखना होगा कि उनका क्या होता है। आपको पता है ये जो अवाम की और मुल्की तरक्की के ऊपर अखराजात होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, हेल्थ एजुकेशन की फैसिलिटीज़ तैयार होती हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होगा, इसके मुतल्लिक भी हमें देखना पड़ेगा। खैर, अल्लाह बेहतरी करे, मैं यही कह सकता हूँ। पार्लियामान में जब बजट पेश होगा तो वजाहत के साथ सामने आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो पहले से पता चल जाती हैं क्या होने वाला है, क्या होगा। लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता नहीं भी चलती, तो ऐन मौके पर आती हैं सामने, उनके लोग मुंतज़िर होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के मुतल्लिक तो पहले से पता चल जाता है। अब जिन चीज़ों के बारे में मुंतज़िर होते हैं उनको सुन के ज़रा हैरान होते हैं, भाई ये हुआ, अच्छा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो गया। ताजिर सनतकार तो अब ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाएंगे। मैं तो काफ़ी अरसे से एक चीज़ कहता रहा। अच्छा, मैं इस पॉलिसी के साथ एग्री करता हूँ जो इसहाक डार साहब ने माजी में रखी, कि उन्होंने इंटरवेंशन थोड़ी सी रखी, ख़ास तौर पे करेंसी मार्केट के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी मार्केट जो है स्पेकुलेशन की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा गड़बड़े कर देती है। तो आई डोंट माइंड इफ इसहाक डार साहब इंटरवीन्ड इनटू द फॉरेन करेंसी सिचुएशन इन पाकिस्तान इन द पास्ट। मैं तो बल्कि उसके साथ इसलिए इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि हमारे निज़ाम में अभी मजबूती नहीं आई, वरना उसके अलावा मैं आज़ाद जदीद मईशत का प्रोपोनेंट हूँ। लेकिन मेरे जहन में जो बात है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मेरे जहन में जो बात आई वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कि बुनियादी बात जो है वो अपनी जगह पर है। वो ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त करेंसी डिवैल्यूएशन है, उससे सबसे बड़ा झटका पड़ेगा हुकूमती अखराजात पे, तिजारत और सनत पे। और मैं काफ़ी अरसे से इस पर, आपने देखा होगा जितने प्रोग्राम हमने किए हैं इतना शायद किसी ने भी ना किया। और कभी कभार तो ऐसे कि हर हफ्ता हमने प्रोग्राम किया डॉलर के ऊपर, और यकीन करें तब सूरत हाल ऐसी थी कि 151 से 160 पे गया, और हमने कहा साहब ये बड़ा क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। और आपको याद होगा एक दफ़ा मैंने बड़ा जोशीला प्रोग्राम किया था जिसमें बड़े ताजिर सनतकार सरमायाकार आए थे, और मैंने कहा था ये हुकूमत ने क्या कर दिया। ये पीटीआई दौर के बारे में बात कर तब भी इसी तरह हुआ था। पहला झटका जब पहली टर्म थी इनकी, क्या नाम इनका, जो मिफ्ता इस्माइल साहब है, उन्होंने एक झटका दिया था। फिर उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई, उसने एक झटका दे दिया। तो इस दौरानिया के अंदर मेरे दिल में बहुत सारे शक व शुबहात थे, क्योंकि मैं तो महसूस करता था कि डॉलर की कदर कम होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक, चाहे आप माने या ना माने, एक ट्रेडिंग स्टेट है, और तिजारत हमारा शोबा पसंदीदगी है। तो तिजारत के शोबे में चूँकि हम ज़्यादा वर्क करते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा, अभी मेरे ख्याल से बजट में ये इसके बारे में कोई ख़ास मेजर ले नहीं पाएंगे, मजबूर हो जाएंगे ना। बजट में तो आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिससे डॉलर की कदर में कमी आ जाए। इनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी, लेकिन माजी के अंदर भी जो मार्का पार किया था, आई थिंक 111 से 98 रुपये पर लाए थे इसहाक डार साहब। सो लेट्स से अबाउट 12% शायद कम कर लिया था, जट का हिसाब बता रहा हूँ। अभी अगर मौजूदा रेट से 12% कम कर भी देते हैं, उससे भी बड़ा मार्का मार लेते हैं जो पिछली दफ़ा किया था।
तो भी इट वुड नॉट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। अगर आप खित्ते में देखना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की इस वक्त डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा इन्फ्लुएंस यही चीज़ कर रही है। अब IMF क्या चाहती है? ज़ाहिर बात है हुकूमत को यही कहेगी कि अपने अखराजात में कमी लाएं, खसारे में कमी लाएं। ये उनका बुनियादी तकाजा होगा, मांग होगी, उम्मीद होगी। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जब आप हुकूमती अखराजात को कम कर दें इस तरह से मेरी जहाँ तक राय, तो हुकूमत अगर अपने अखराजात कम करती है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके अंदर भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। सैलरीज वगैरह तो नहीं कम कर सकती, ना बंद कर सकती, तो फिर इसकी तलवार डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे गिरेगी और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर गिरती है तो फिर GDP ग्रोथ रेट खुद ही समझ आए। GDP ग्रोथ रेट वैसे ही कम है, उन्होंने प्रेडिक्ट भी कर दिया है। इसके माने ये है कि उनकी पहले से ही एक्सपेक्टेशन ये है कि आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कमी लाएंगे, तो उनके जहन में ये बात पहले बैठी हुई है कि जनाब जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कमी आएगी तो GDP। अब देखिए इन्हीं बुनियादों के ऊपर ये लोग प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं। अब अपनी प्रोजेक्शन को कभी गलत नहीं होने देंगे, इस पर कसूर भी उनका नहीं है। हालात, वाक़यात, मामलात इसी तरफ जा रहे हैं। बस यही कह सकते हैं कि ये बजट बनाना भी बहुत मुश्किल होगा, आवाम के लिए भी बहुत मुश्किल होगा और हुकूमत के लिए भी बहुत ज़्यादा नागवार गुजरेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की मारूफ शख्सियत जनाब अकील करीम डैडी साहब, और इनके साथ अब हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की मईशत के मुतल्लिक। अकील करीम डैडी साहब, हैरानगी की बात यह है कि बजट सर पर खड़ा हुआ है लेकिन माशी मामलात के मुतल्लिक कोई बात नहीं कर रहा। एक दौर के अंदर मुझे याद है कि कई रोज़ इंटरव्यू हुआ करते थे, डिस्कशंस हुआ करती थी कि PSDP यानी पाकिस्तान का जो तरक्याती प्रोग्राम है उस पर कितना ख़र्चा होगा और इसके अखराजात का तखमीना क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा। आप मुझे बताइए अब इन मौज़ूआत पे बहस क्यों ख़त्म हो गई है? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि ये वजूहत तो सबके सामने, एक तो इंटरनेशनल मामलात है जिसमें इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ गए, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान की अपनी इंटरनल सिचुएशन भी कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की तो कोई भी चीज नहीं है और पाकिस्तान अब एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है कि जहाँ पहले तो लोग अफवाज वगैरह की रिस्पेक्ट करते थे, हम अब देख रहे हैं कि इस तरह की भी सिचुएशन आई है जो 9 तारीख का एक वाकया हुआ जिसकी हम डिस्पोजल करें। साथ में IMF से 1 साल से ये नेगोशिएशन कर रहे हैं, बल्कि साल से भी अब तो ज्यादा हो गया और अभी तक यही नहीं पता है कि IMF पैकेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। एक दिन गवर्नमेंट कुछ कहती है, दूसरे दिन IMF का बयान आ जाता है। तो ये सिचुएशन तो अफरा तफरी वाली बन गई है। अब इसको कोई हैंडल करे वो ऐसा दिख नहीं रहा कि कोई ये चाहता है कि मुल्क को हम मुश्किल से निकालें। मैं ये समझता हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये पाकिस्तान में इस वक्त जो अफवाहों का बाजार गर्म हुआ हुआ है इसको हमें रोकें, क्योंकि इसी की वजह से, इन्हीं अफवाहों की वजह से हमारे नुकसानात हो जाते हैं। बाद में भले उसकी तस्दीद आप कर दें, लेकिन नुकसान तो जो हो जाता है वो हो जाता है। तो इस वक्त जरूरत है सबको अपने अपने रोल प्ले करने की, और ये शायद लोग समझ रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान मुश्किल में है और उस मुश्किलात का हल तलाश किया जाए। इकोनॉमी के जो मसाइल हैं उसका भी हल निकालें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में जो इशू है उसका भी हल निकालें। और पहले तो खैर मैं ये तो नहीं कहता कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले भी होती थी, लेकिन अब थोड़ी सिचुएशन ज्यादा खराब है और इस खराब सिचुएशन में हम सब मिलजुल के एक एफर्ट करें और मिल के इसको मुश्किलात से निकालें। और रोल बनता है, मैं कल हमारी मीटिंग थी बिजनेस कम्युनिटी की, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम कोई ऐसा रोल प्ले करें। अब जाहिर बात है कि लोग के अपने भी वो इशू हैं, वो ये कहते हैं यार हम जब भी कभी कोई काम करते हैं नेक नियती से
तो सारा ब्लेम हम पे आ जाता है। तो लोग थोड़े से ठीक है, अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए। एक तरफ 13 पार्टियां हैं, एक तरफ पीटीआई है। अब हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान को अब इस लड़ाई में न करें, पॉलिटिकल लोग अपने मामला पॉलिटिकल तरीके से हल करें। लेकिन यहाँ हमारा अपना इशू है। अगर कल कोई मेरे साथ है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों के साथ होता है तो मुझे वो बुरा लगता है। तो अब बर्दाश्त सब में आना चाहिए और सबको अपने अपने गिरबान जांचने की जरूरत है। क्योंकि जब तक, बल्कि आज मैं कोई प्रोग्राम देख रहा था कि दुनिया में झूठ बोलने वाले 3 मुल्क हैं, उन 3 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम है। तो हम मुसलमान हैं, कम से कम यहाँ से तो हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो हमारा दीन भी हमें कहता है, तो हम अपने दीन की भी बात नहीं सुन रहे, न किसी की सुन रहे हैं। हमने अपने आप को पीछे ही लेते जा रहे हैं। दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। तो अच्छा, मैंने आपसे अकील करीम डेडी साहब, इस वक्त सरमायाकार बहुत परेशान हैं और एक ज़माने में आपको पता है कि सरमायाकार टीवी ज़रूर देखा करते थे, बिज़नेस के हम प्रोग्राम करते थे, आपकी आवाज़ तब भी और अब भी काफ़ी इस बारे में जो है मुस्तनद तस्वुर की जाती है। रियल एस्टेट में लोगों ने लॉसेस टू द क्वांटम, अगर आप नेशनल स्केल पे देखें तो मेरे ख्याल से जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रही वो क्या करें, किसके पास जाएं। सारा पैसा गवर्नमेंट्स ने, पास्ट गवर्नमेंट्स ने फैसिलिटेट किया रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की तरफ। अब दे हैव लॉस्ट मनी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि लोग, मैंने कहा ना, लोग डॉलराइजेशन की तरफ चले गए। लोगों ने मुल्क के ऊपर ये सोचना ही छोड़ दिया है कि यहाँ कुछ बेहतरी होगी। तो ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे लोगों को ये डॉलराइजेशन से निकलना होगा, हमारे लोगों को गोल्ड की तरफ से निकलना होगा। पाकिस्तान में, दुनिया में जो भी रेट होता था, पाकिस्तान में कभी भी गोल्ड प्रीमियम पे नहीं बिका, हमेशा डिस्काउंट पे बिकता था। ये पहला मौका आया है पिछला पूरा साल जिसमें पाकिस्तान में डॉलर भी, अपना गोल्ड भी प्रीमियम पे बिक रहा है। बिल्कुल कारोबारी आस छोड़ के किसी ने डॉलर खरीद लिया, किसी ने गोल्ड खरीद लिया, और ये सारी चीजें हमारे इकोनॉमी के लिए कभी भी अच्छी नहीं है। और तीसरा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, लोगों ने इंटरेस्ट पे पैसे रखवा दिए, बैंक के डिपॉजिट बढ़ रहे। मेरा ख्याल है कि हमें कारोबार की तरफ माइल होना चाहिए। मामला, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मुश्किलात है, लेकिन ये मुश्किलात जल्द हल हो जाएगी। और ये जिम्मेदारी अगर हम प्ले नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा अकील करीम डेडी साहब, एक बड़ी यूनिक सिचुएशन स्टॉक एक्सचेंज में क्रिएट हो गई है, क्योंकि आप मस्जिद थे, बानी थे, स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक गुफ्तगू में, राय देने में और इधर लोगों की सोच लाने में। प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक एक्सचेंज एक ख़ास बैंड में मूव कर रहा है, जबकि मार्केट कंडीशंस बिल्कुल कंजीनियल नहीं है। तो मार्केट को जैसे बढ़ने दिया था आउट ऑफ कंट्रोल, कि कहाँ ये मार्केट थी। मुझे याद है आज पहली दफ़ा जब आपके साथ तज्जिया ले रहा था, तब उस ज़माने में मेरे ख्याल मार्केट जो थी वो 3000 पॉइंट से भी नीचे थी, और आज मार्केट जो है वो 40 और एक वक्त पे 54,000 पॉइंट तक पहुंच गई। तो सर इसको गिरने भी देना, अगर चढ़ाया इतना तो फिर थोड़ा सा गिरने दें, क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने कहा ना कि इस वक्त सिचुएशन जो मार्केट की आप बात कर रहे हैं ना, आज मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि दुनिया की सस्ती तरीन मार्केट है पाकिस्तान स्टॉक, दुनिया का सस्ता तरीन पी रेट, दुनिया की सस्ती तरीन बुक वैल्यू है, दुनिया का हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड है। अब मुझे ये बताइए, जो बातें बताइए, ये आपको मैं 100% सही बातें बता रहा हूँ। अब इसके बाद अगर हमारा इन्वेस्टर दिल हार बैठा है, हिम्मत हार बैठा है, तो उसका हम क्या करें बताएं? ये इतनी बड़ी फी है, आप डिवैल्यूएशन के जो के मुल्क को डैमेज कर रही है, जी जी, उसके चक्कर में बैठे हुए। अरे भाई, आप इन्वेस्ट करें जी, इस इन्वेस्टमेंट में आपको डेफिनेट अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये रेट आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन अकील साहब, लोगों के जहन में सवाल आता है कि वो दौर अच्छा था जब आप लोग, मतलब ये कि अहम किरदार अदा करते थे। डीम्यूचुअलाइजेशन ने हमारी मार्केट को नुकसान पहुंचाया है। डीम्यूचुअलाइजेशन की वजह से अब इसका स्टेक होल्डर चाइना है, और हमारा ये शेयर जो हमने बेचे थे 28 रुपए में, आज वो 8 रुपए में कोई लेने वाला है।
और ये इतनी सस्ती मार्केट कोई आने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा ना कि बहुत कुछ हमारे मुल्क में ये होता है। जब ये ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को चलाते होते थे तो लोगों को शिकायतें होती थी, अब किसी को कोई शिकायत नहीं है। पूरी मार्केट डूब गई है, मार्केट की कैपिटलाइजेशन डूब गई है, क्या कोई मतलब कल सर सीधी 6 नहीं दिख साल रही। से ऐसा सन्नाटा है, यकीन करें सरमायाकार के पास कोई जगह नहीं पैसा लगाने की स्टॉक में। लोग परेशान घूम रहे हैं, कह रहे हैं साहब हम क्या करें। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा आपने माशाल्लाह अच्छी स्टडी रखी है, आपकी अच्छी नजरें हैं, और जो आप बातें कह रहे हैं ये सब हम आपस में भी बात करते हैं। जी जी जी। और हमारे स्टॉक एक्सचेंज का तो हम ये हाल कर दिया है कि गवर्नमेंट ने तो कभी भी वो मार्केट बढ़ती है तो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज को आप देख लो मार्केट। हाँ बिल्कुल। वो जब गिर रही होती है तो उसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया है लोगों ने। पहले ये होता था रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि कंपलसरी डिविडेंड है, तो हम तो इससे कहते हैं यार ये डिविडेंड ही कंपलसरी कर दो भाई, ताकि गवर्नमेंट को भी टैक्स मिले, इन्वेस्टर को भी डिविडेंड मिले। अब तो ये है कि बुक वैल्यू से सस्ते लोग बाईबैक भी कर लेते और इनको अलाउ भी किया गया। ये सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी नीचे आ गई है कि अगर हम इसको 15 साल पहले और आज की अगर हम बात करते हैं तो हम $2 बिलियन वाली मार्केट आज $25 बिलियन, $28 बिलियन पे आ गए हैं। तो इससे बड़ी और क्या बदकिस्मती होती है कि दुनिया की मार्केटें 10-10 गुना बढ़ गई होगी या 20-20 गुना बढ़ी होगी, हम 4 गुना नीचे आ गए। और अब जो है वो मैं अपने सवाल की जानिब जाता हूँ। अच्छा, ये कहते हैं पहले देखें एक दौर था जब किसी न किसी तरीके की फाइनेंसिंग ज़रूर अवेल, मार्केट में आप आकर उधार पर भी माल खरीद सकते थे, क्योंकि रिस्क में बंदा क्रीज से बाहर तो निकलता है लेकिन फिर छक्का लगाने का चांस भी बढ़ता है। अब आपने ख़त्म कर दिया, बोल रहे कैश मार्केट है, दुनिया तो हंसती है, कहती कैश मार्केट दुनिया में क्या हो, कौन सी होती है। देखिए वो इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ। उसका इशू सिर्फ एक है कि पहले हमें 8-10% में पैसे मिलते थे। हाँ। अब वो पैसे 25% पे मिलते हैं। जी जी। अब जाहिर बात है कि 25% पे इन्वेस्टर कभी भी नहीं बोलेगा कि मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। वो तो यही कहेगा मैं सेफ एंड सिक्योर है, बैंक अगर मुझे 20-22% दे रही है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्या है। तो उसकी ये वजह है, और ये वजह सही भी है, क्योंकि जाहिर बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि यार हमको अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी 20-21% दे रही है तो हमें जरूरत क्या है हम कहीं इन्वेस्ट करें। तो ये बात तो जो लोग सोच रहे हो वो करें। हम भी गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं कि भाई इस इंटरेस्ट रेट पे मार्केटों को परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लोगों की बैंक की ओडी भी होती है, तो डेट सर्विसिंग भी बढ़ गई है उनकी मार्केट में। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग बढ़ी हुई है। पहले गवर्नमेंट डेट सर्विसिंग में जितना पैसा दे रही थी अब उससे 3 गुना ज्यादा देना पड़ेगा जी। तो वो इशू तो है, बहुत सारे इशू हैं, और वो बहुत सारे इशू हमें रिजॉल्व करने होंगे ताकि मसला हल हो। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी अगर ये देखें, अभी जो प्रेशर्स हैं वो यही हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट को और जैकअप किया जाए, पर उसकी तो लिमिटेशन बचेगी नहीं। अगर आप हकीकी इन्फ्लेशन पे चले गए तो फिर तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा इंटरेस्ट रेट। देखिए मेरे भाई, ये इन्फ्लेशन आर्टिफिशियल है। दुनिया में मुझे एक बात बताएं आप, इन्फ्लेशन जब मार्केट कार्टेल पे चल रही हो तो कार्टेल से क्या इन्फ्लेशन निकालोगे आप अगर मार्केट को कार्टेल से निकाले। आप मुझे बताए दुनिया से व्हीट इंपोर्ट करो 75 रुपए की है, पाकिस्तान कराची में 125 रुपए की है, इंटीरियर में चले जाओ 100 रुपए की है, पंजाब चले जाओ 100 रुपए की है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट तो 2 मिनट में ठीक कर सकते, तो इसको क्यों नहीं ठीक करे भाई, इसको तो आप ठीक करें ना। इसी से तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा। सब्जी वगैरह के रेट नीचे आ गए, बाकी इम्पोर्टेड जितने कमोडिटीज है सब तो नीचे आ चुकी है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने का तो कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन क्योंकि हमने अपने रुपये को कंट्रोल ही नहीं किया। जब देखो उठा के कोई एक पत्थर भी मारता है तो डिवैल्यू हो जाता है रुपये। तो ये सारी चीजें भाई आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, इस पे फोकस करें ना भाई। अब आपस की लड़ाइयाँ खत्म करें, मुल्क को मुश्किलात से निकालें, और मुल्क मुश्किलात से निकालेगा तो फिर सारी चीजें ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आप मीसाके मईशत में बिलीव करते हैं? कैन देयर बी एन एग्रीमेंट? मैं बिल्कुल इस पर बिलीवर हूँ और करना भी चाहिए इनको, क्योंकि ये तो आपके मुल्क के इंटरेस्ट की बात है ना। इस पे तो अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, सबके लिए
रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन उसमें मिल बैठकर फैसला करना पड़ेगा, मिल बैठने को कोई तैयार नहीं। तैयार होना पड़ेगा, कब तक नहीं हो गया, अब टाइम आ रहा है, लोग अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और लोग अब मैं समझता हूँ कि लोगों को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की तो कौन है जो नहीं चलाना चाहते और कौन लोग हैं जो चलाना चाहते, तो हमें अब वो डिफरेंसेस खत्म करने होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, पहले 60s में, फिर 2000s में आपने भी काफ़ी डाइवर्सिफाई किया, लेकिन अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर ख़त्म हो गया, कॉन्ग्लोमरेट्स उसमें काम ही नहीं कर रहे। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को अब इनिशिएट कर सकेंगे या कभी नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बढ़ी है और एक्सपेंशन भी हो रही है। अच्छा। हर सेक्टर में हमने एक्सपेंशन होती हुई देखी है, लेकिन ये एक्सपेंशन का फायदा तो जब होगा ना कि जब आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे, जब आपके इंटरेस्ट रेट कम होंगे। अब आपके वर्किंग कैपिटल आपके पास है नहीं, और अगर आप वर्किंग कैपिटल 25% पे बोरो करते हो तो याद ये सारी चीजें मैं बार बार यही कह रहा हूँ ना कि कैसे आप इंडस्ट्री चला सकते हो। इंडस्ट्रिस्ट तो यही कहेगा कि मैं 25% पे, बैंक ये कहता है कि अगर मैं लैंड करूंगा तो ये पैसा मुझे वापस मिलना ही नहीं है जी, तो वो भी भागते हैं। तो पहले जो 7 और 8% पे घर पे आके पैसे मिलते थे, वो 25% में देने को कोई तैयार नहीं है। तो इस वजह से आपके प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं ना। या तो बैंक लैंडिंग कर रहे हो, बैंक के पास तो सबसे बड़ा पाकिस्तान है ग्राहक और गवर्नमेंट गारंटी है, तो उसको जरूरत क्या है किसी और को पैसा देने की जी। वो भी कहता है कि यार गवर्नमेंट को लोन दो, आराम से सुकून से बैठो, जरूरत नहीं है ज्यादा शोर शराबे करने की। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे मामला है जिसको हमें ठीक करने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल है मेरे जहन में जो सरमायाकारों ने बहुत ज्यादा भेजा है, और वो ये है कि पहले सीपेक के रूट पर बात हो रही थी तो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और रेजिडेंशियल और बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही थी। अब ये फोकस M9 कराची हैदराबाद हाईवे या सुपर हाईवे पे चला गया है, तो ये मोटरवे की तरफ जाना कराची हैदराबाद, क्या रीजन है? व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक डायमेंशन? मैं आपको बताता हूँ। सीपेक पाकिस्तान के लिए विन विन है, लेकिन सीपेक के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, लेकिन सीपेक का अपना पता नहीं है, तो हम तो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते ना। अगर आपने $50 बिलियन लगा दिए, आपने पावर प्रोजेक्ट लगा दिए, तो अब आप सीपेक को फोकस क्यों नहीं करते भाई? आप उसको फोकस करें ताकि लोगों की डिमांड बढ़े, ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़े, ताकि आपका कैपेसिटी पेमेंट ना देनी पड़े, ताकि आपको लाइन लॉसेस ना देने पड़े। और इतनी बड़ी हमने इंडस्ट्री में अपना पावर सेक्टर में मतलब हमने एक्सपेंशन कर ली, अब उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। तो फिर ये तो हम बार बार कहते हैं कि गवर्नमेंट नाप तोल के डिसीजन दे, इस तरह के डिसीजन देना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से ये नुकसान हमें होते हैं। आज भी फोकस करें भाई कि सीपेक एक्टिवली चलना शुरू हो जाए। हम बातें ही सुनते रहते हैं, कभी कोई काम होता हुआ तो हमने देखा नहीं है। लेकिन ये M9 वाली बात जरूर बताएं कि क्या डू इन्वेस्टर्स गो टुवर्ड्स M9? डू यू सी अ फ्यूचर फॉर इट? इज दिस द न्यू सीपेक? देखिए, मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ ना कि सीपेक में आपके पास में जो सबसे खतरनाक है, जो आपने पावर प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, तो मैं वो कह रहा हूँ उसमें M9 भी आ जाता है, ये बाकी आपके इंडस्ट्रियल जोन भी आ जाते हैं। तो ये सब मैं कह रहा हूँ कि ये आपको हर सूरत में तैयार करने पड़ेंगे। अब आपकी आ रही है कि चाइना पाकिस्तान को ट्रेन के लिए कोई $55 बिलियन का प्रोजेक्ट ला रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ 50 प्रोजेक्ट लाए, लेकिन पहले जो लग चुके हैं उसमें तो एक्टिविटी शुरू करवाए। ये बड़ा अगर ये सारी चीजें हम खर्च करते जाएंगे और कुछ मुल्क में हो नहीं रहा होगा तो हम ये सारे पैसे देंगे कहाँ से? क्योंकि हम तो इन सारे प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट पे करना है हमने तो, और हमने तो लोगों को पेमेंटें करनी है, तो पेमेंटें आप कहाँ से करोगे? सबसे पहले चाइना पाकिस्तान जो सीपेक में काम हो रहा है, वो जो काम में अगर रुकावट है तो उस रुकावटों को दूर करो, उसको आगे बढ़ाए, ताकि आने वाले दिनों में आपके ये जो नए प्रॉब्लम है ये तो सॉल्व करे ना। जी जी, बड़ा अहम नुक्ता है। आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जनाब वकील करीम डेडी साहब, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए और इतने डाइवर्स रेंज ऑफ इश्यूज़ के ऊपर आपके साथ भी
और मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि बहुत सारे इश्यूज़ इसमें कवर हो जाएं। आई विल ट्राई टू सम इट अप एज़ वेल। और यही मैं इसमें कहूँगा कि जो इतने मुख्तलिफ मैं कहूँगा एवेन्यूज़ डिस्कस हो गए आज, आगे आने वाले दिनों के अंदर भी प्रोग्रामों के अंदर इस पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।